नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी ये फिजिक्स की सीरीज चली है वन लाइनर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न क्या रहेगा, पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना रहेगा, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है पृथ्वी पर, तो ये होगी दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे देखिए, आगे आता है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति भी सेम रहेगी। जितनी अंतरिक्ष यान की रहेगी तो सेब की गति भी उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी कि वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो इसका आंसर क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहां पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, इसलिए वहां पर सीधे नहीं रह सकते। आगे, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता, ठीक है। यानी कि यहां पर हमारी पृथ्वी, अब इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूमती है, ठीक है, तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं गिरती। यानी कि जब इसके ऊपर अपकेंद्रीय बल रहेगा तो उसके प्रभाव के कारण ये नहीं गिरेगी। क्लियर? उसके बाद आगे, एक भू उपग्रह यानी कि जियो सैटेलाइट, ठीक है, किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अपकेंद्रीय बल। क्या रहेगा दोस्तों? अपकेंद्रीय बल, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। अच्छा, ये जो जियो सैटेलाइट होती है, कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो, ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। कितना रहेगा? 36,000 किलोमीटर रहेगा। उसके बाद, चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता यानी कि अपना वजन ना लगना, तो वो कब होगा? जब गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए, यानी गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाए तो तब होगा ये, ठीक है। आगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल का मतलब क्या है दोस्तों? यहां से जैसे एक चक्कर ऐसे, फिर वापस ये, ठीक है, तो ये जो समय होगा इसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। अब वो स्पीड में घूमेगा ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे टाइम कम लगे अब उसको एक चक्कर में। क्लियर? उसके बाद, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण घड़ी जो होती है, ये जो लोलक है दोस्तों यहां पर ये है पेंडुलम, ठीक है। मान के चलिए किस प्रकार से होता है ये, जैसे कि आपकी ये घड़ी है यहां पर, ठीक है, इसके बीच में इस प्रकार से होता है, ये इस साइड जाता है, इस साइड आता है, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। अब आप एक बात बताओ, इसको सेट किया है मतलब घड़ी के अकॉर्डिंग कि इतने टाइम में इतना चक्कर काटेगा ये, परंतु अगर इसकी लंबाई को हम बढ़ा दें यहां तक, ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों? इसको एक चक्कर काटने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, और अगर इसको हम छोटा कर दें तो ये ज्यादा स्पीड में चलेगा, ठीक है। अब इसका यहीं पर लिखा है देखो कि लंबाई बढ़ जाने के कारण, ठीक है, गर्मियों में, अगर लंबाई कब बढ़ेगी? गर्मियों में, तो घड़ी जो होगी वो धीमी हो जाएगी। क्यों? लंबाई ज्यादा है, ठीक है, अब चक्कर देरी से कटेगा इसलिए वो धीमी हो जाएगी। जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चले, क्योंकि जो पेंडुलम होता है ये छोटा हो जाएगा, अब ये जल्दी जल्दी घूमेगी, इसलिए घड़ी तीव्र हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद दोस्तों पहले गिर जाएगी, ठीक है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद, यदि वायु प्रतिरोध को
नगण्य कर दिया जाए यानी कि जीरो कर दिया जाए, तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए। अब क्या है, वायु बिल्कुल नहीं रोकेगी किसी को, वायु मतलब जीरो है, ठीक है। तो अब इन सबको फेंकोगे तो ये कितने टाइम पर अलग अलग गिरेंगे पृथ्वी पर या एक साथ गिरेंगे? तो दोस्तों ये सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, यानी कि लोहे की चीज जल्दी, लकड़ी की चीज देरी से। क्यों पहुंचती है? वायु के प्रतिरोध के कारण। किसके कारण होगा दोस्तों? ये वायु के प्रतिरोध के कारण, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सबसे ज्यादा होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सबसे ज्यादा होता है? तो ये रहेगा दोस्तों ध्रुवों पर। कहां पर रहेगा? ये ध्रुवों पर होता है। क्लियर? आगे, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। यानी कि ध्रुव यहां पर होते हैं, यहां पर वस्तु का भार क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। क्लियर? आगे, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, ठीक है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी दोस्तों तो भार ज्यादा लगेगा, आपको सर्वाधिक लगेगा। अगर लिफ्ट नीचे आ जाए तो भार आपको कम लगेगा, और अगर लिफ्ट की रस्सी है जो लिफ्ट टूट जाए तो आपका भार कैसा होगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? आगे, भूतुल्यकाली उपग्रह, ठीक है, परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होगी दोस्तों? 24 घंटे। कितनी होगी? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ठीक है, यानी कि अगर दोगुनी होती तो क्या होता फिर यहां पर? तो वर्तमान का क्या होता है? 1/4। जो अब हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है उसका चौथा हिस्सा होता, ठीक है। क्या होता दोस्तों? चौथा हिस्सा होता। आगे, पेंडुलम लोलक की समय अवधि यानी कि आवर्तकाल, टाइम पीरियड, ठीक है, किस पर निर्भर करता है? वो करता है, डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर। अगर लंबाई बढ़ेगी तो धीमी हो जाएगी घड़ी, अगर लंबाई कम हो जाएगी तो घड़ी तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, ठीक है। आगे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए यानी कि खत्म हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह होती है वहां पर जी का मान अधिकतम होता है, और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कितना होगा दोस्तों? 1/6 होता है। क्लियर? उसके बाद आगे, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका कारण बताना है आपको। तो इसका कारण क्या रहेगा? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन, ठीक है, वो तल के अंदर रहती है इसी वजह से, ठीक है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ठीक है। अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। क्या रहेगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण होगा दोस्तों? ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए गए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा?
तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। क्यों? उनका द्रव्यमान अलग है। क्या होगा दोस्तों? उनका द्रव्यमान अलग होगा, भार सेम रहेगा। ठीक है, या ऐसी कंडीशन हो सकती है, या फिर एक और हो सकता है कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, या फिर वायु का जो प्रतिरोध है उसको शून्य कर दिया जाए, तब हो सकता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद आगे गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अच्छा एग्जांपल है ये। ठीक है, किसका? गुरुत्वाकर्षण का। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसमें क्या होगा? चंद्रमा का होगा गुरुत्वाकर्षण, परंतु पृथ्वी का क्या होगा दोस्तों? इसमें गुरुत्व होगा। क्लियर? आगे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में क्या आता है? ज्वार भाटा। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर समुद्र में क्या आता है दोस्तों? ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा आएगा। क्लियर? आगे चलिए, अब आगे आता है हमारे पास पदार्थों के सामान्य गुण। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों? पदार्थों के सामान्य गुण रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ठीक है, या फिर अधिक होता है, ये आपको बताना है। जो साबुन का बुलबुला है, ठीक है, और बाहर का जो प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, तो उनमें ज्यादा कौन सा, ये बताना है। तो साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक, तो आपको क्या बताना है? अधिक होता है। क्या होगा दोस्तों? इसका दाब अधिक होता है बाहर के दाब से। ठीक है, आगे स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? बताया गया था क्लास में। तो ये किसमें? पास्कल के सिद्धांत पर काम करेंगे। किस पे काम करेंगे दोस्तों? पास्कल के सिद्धांत पर काम करेंगे। आगे बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर के जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। क्लियर? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? 4 डिग्री पर जो पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो सबसे अधिक होती है। इसी कारण झील के भीतर का पानी नहीं जमता। क्लियर? आगे चलिए, अब नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? वह समुद्र में ऊपर उठ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है, तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहेगा। आप मात्रा कितनी भी कर लो, ठीक है, क्वांटिटी उसकी कितनी भी कर लो, उसका जो घनत्व होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आगे हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो ये आपको बताया था कि ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम होता है, खाना बनाने में परेशानी होती है, और जो ये पेन होता है उसकी स्याही निकलने लगती है, तो वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वो जल्दी से कमेंट कीजिए आप। आगे, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्री जल का जो घनत्व होता है नदी के जल से अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व क्या होता है दोस्तों? अधिक होगा नदी के जल से। इसी वजह से जो जहाज होगा वो ऊपर उठेगा। ठीक है, क्लियर? आगे, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड
पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर ये मान के चलिए यहां पर पानी है, इसमें बर्फ है, ठीक है, तो आपको ये इस हिसाब से, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर नीचे 9 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, इसलिए ऊपर उठा हुआ कितना कहा, 1/9, ठीक है, समझ आया यहां तक। डूबता कितना है, 1/10, ठीक है, इसी हिसाब से। आगे पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है, तो ये आएगा अणुओं के मध्य ससंजक बल। क्या होता है दोस्तों, ये ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स, ठीक है। आगे बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर मौसम में कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है। मैंने क्या कहा, एक साथ गिरने पे, तो एक साथ क्या होता है, आंधी तूफान आएगा, यानी कि तूफानी मौसम होगा, ठीक है। आगे तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। क्या होगा दोस्तों, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है जल के पृष्ठ तनाव से, ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। उसके बाद आगे कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है, तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे बाल्टी जैसे जैसे ऊपर आएगी हमें भारी लगने लगती है, ठीक है। उसके बाद आगे वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होगा। दोस्तों कोई भी चीज अगर तैरती है तो वो कम घनत्व के कारण तैरती है, कम डेंसिटी के कारण तैरती है, ठीक है। कोई भी चीज है, बादल तैरे, या फिर आपने सुना होगा कि शनि ग्रह जो होता है उसका घनत्व सबसे कम है, कि अगर उसको पानी पर छोड़ोगे तो वो तैरने लगेगा, यानी कि कम घनत्व है। तो यहां पर भी देखिए वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व क्या होता है, कम होगा, इसी वजह से वायुमंडल में बादल तैरते हैं। लोहे के घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होते हैं। लोहे का घनत्व क्या होगा, जल से अधिक होते हैं। पारे के घनत्व से कम होता है किंतु, ठीक है, क्या होगा, पारे के घनत्व से कम होता है लोहे का घनत्व, परंतु पानी से अधिक होता है, ठीक है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरेगी। क्या होगा दोस्तों, लोहे की जो कील होती है पारे में वो तैरती है, ठीक है। आगे पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ना, ठीक है, यानी कि ये पौधा है आपका, अब यहां से ऊपर की तरफ जल जाएगा, तो ये कौन से बल के कारण था, केशिक तव कैपिलरी के। किसके कारण होगा ये, केशिक तव के कारण। आगे अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यवस्था यानी कि इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, किसकी प्लास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी सॉरी सबसे अधिक है, यानी कि जिसको आप खींचो, ठीक है, और वो वापस अपने उसी कंडीशन में आ जाए, तो ये किसकी है दोस्तों, क्वार्ट्ज की। किसकी है, क्वार्ट्ज की। क्लियर। आगे अपमार्जक मिलाने पर, अपमार्जक यानी कि सर्फ साबुन, ठीक है, डिटर्जेंट, वो मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल का जो पृष्ठ तनाव होगा दोस्तों वो कम हो जाएगा, ये हमने क्लास में भी आपको बताया था। उसके बाद फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करेगा केशिक तव के सिद्धांत पर। किस पर काम करेगा दोस्तों, ये केशिक तव के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, तो ये होगा 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के। किसके बराबर होगा, 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। आगे जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सबसे ज्यादा होता है, तो ये रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर क्यों हो जाता है, श्यानता के कारण, यानी कि विस्कस फोर्स के कारण, विस्कोसिटी के कारण, ठीक है। उसके बाद धातु की शुद्धता ज्ञात करने में
किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये रहेगा आपका आर्किमिडीज का। किसका रहेगा दोस्तों? आर्किमिडीज। ठीक है। तैरने का नियम, फ्लोटिंग नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपकते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण चिपकेंगे दोस्तों? ये पृष्ठीय तनाव के कारण चिपकते हैं। ठीक है। आगे, स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? देखो, आपको तो लगता है कि जो रबड़ है उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, परंतु आप गलत हो। सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी होती है वो किसकी होती है दोस्तों? स्टील की। यहां से क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होती है। ऑप्शन में रबड़ भी आता है और स्टील भी आएगा। हम रबड़ को क्लिक करते हैं, जबकि हमारे पास आंसर क्या रहेगा? स्टील। ठीक है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। आगे, वाहनों में स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये क्यों किया? घर्षण कम करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए करते हैं इसको। ठीक है। आगे, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का जो वायु दाब होता है वो नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। ठीक है। ऊपर का देखिए, मान के चलिए ये यहां पर, ठीक है, ये छत है। जब यहां पर वायु दाब ज्यादा होगा, यहां पर वायु दाब कम होगा, तो ये चीज इस साइड जाएगी। ठीक है, यानी कि उड़ जाएगी। तो ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाएगा। नीचे ज्यादा था प्रेशर, ऊपर कम हो जाएगा। अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा हुआ, नीचे कम, तो नीचे की तरफ आएगी। परंतु उसने उड़ने की बात कही, इसलिए नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर कम प्रेशर होगा। क्लियर। आगे, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रणोद, यानी कि थ्रस्ट। ठीक है। क्या कहेंगे उसको? प्रणोद कहेंगे, यानी कि थ्रस्ट कहेंगे। क्लियर यहां तक?